नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजे आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और उसके बाद से विपक्ष का इंडिया गठबंधन लगातार चर्चा में है। इंडिया गठबंधन का मुस्तकबिल क्या होगा, इंडिया गठबंधन में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये बात दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और कलकत्ता तक और देश के कई दूसरे राज्यों में चर्चा का विषय है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर ये बात सब लोग मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन है वो अभी इंटैक्ट है, मिलकर चुनाव लड़ने वाला है। लेकिन वहां पर भी सवाल है। सवाल ये कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की केमिस्ट्री एक पेचीदा इम्तिहान से गुजरने वाली है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया इन दोनों ने मिलकर, लेकिन उसके बाद से क्या समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी कांग्रेस का पर्दे के पीछे कोई साइलेंट वॉर, कोई खामोश जंग भी चल रही है? खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जो सीट बंटवारे की बात आती है तो सीटों के नंबर पर नहीं, जीत की संभावनाओं यानी विनेबिलिटी फैक्टर पर फोकस करते हैं। लेकिन सीटों की संख्या का भी सवाल है। और दिल्ली में आज ही यूपी कांग्रेस की एक बैठक भी हुई है जिसमें सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। हालांकि कोई फॉर्मूला जैसी चीज, अभी वक्त भी काफी है, वो सामने नहीं आई है। लेकिन ये पूरी राजनीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है आने वाले दिनों का, तो इसलिए इस पूरी राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूपी की पॉलिटिक्स पर मजबूत पकड़ रखने वाले द प्रिंट के असिस्टेंट एडिटर प्रशांत श्रीवास्तव। तो प्रशांत, बात दिल्ली की बैठक से शुरू करें। आज कुछ यूपी कांग्रेस के नेताओं के की बैठक हुई दिल्ली में और उसके बाद जो उनके प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, गठबंधन के सवाल को तो वो टाल गए, कहा कि हाई कमान बात करेगा इस पे। तो क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हुआ बैठक में आपकी जानकारी के मुताबिक? देखिए, बैठक को लेके मैं बहुत पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि बैठक तो एक ज्वाइंट बैठक थी। सभी राज्यों के प्रभारी अध्यक्षों को बुलाया गया था और यूपी के नेताओं की अलग से बैठक एक शाम को होनी थी। तो अलग से बैठक में क्या हुआ, इसको लेके बहुत इनपुट्स अभी नहीं आ पाए हैं। मेरे ख्याल से बैठक अलग से अभी तक हुई भी हम्म नहीं है ना। तो उसको जो जो अभी तक जो हुआ है वो ज्वाइंट बैठक थी। उसमें अविनाश पांडे ने बाहर निकल के पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 403 सीटों पे तैयारी चल रही है। जब इस तरह के बयान कोई देता है तो इसका मतलब ये होता है कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं है, क्योंकि नहीं। चुनाव जो है वो अलायंस में लड़ना है। और अभी अविनाश पांडे और अजय राय जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों को क्लैरिटी नहीं है कि कांग्रेस को कितनी सीटें यहाँ पर मिलेंगी, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है ये कि कर्नाटका वाला इशू निपट गया है। कांग्रेस जिन 5 राज्यों में चुनाव है सबसे पहले पंजाब का इशू सॉल्व करेगी, क्योंकि उससे पहले मीनाक्षी नटराजन वाला इशू आ गया, वरना अब तक पंजाब की लिस्ट आ जाती। पंजाब में जो उठापटक मची है कांग्रेस के अंदर उसको सॉल्व करेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी आएगी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान हम्म। की। क्योंकि राजस्थान में भी गहलोत के बयान के बाद काफी अगर मगरनी है। बिल्कुल। तो काफी काफी अभी गर्मा मेरे गर्मी। ख्याल से अगले 10 से 15 दिन अभी लग जाएंगे, कि आज 11 तारीख है, 25-26 तारीख के आसपास मुझे उम्मीद है कि यूपी को लेकर सीन क्लियर होगा। और जहां जहां मोटा मोटा जो जानकारी है वो ये है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से वो 120 सीटें मांगने की कोशिश कर रही है, 110 से 120 सीटों के बीच में, जहां हम्म। कांग्रेस को लगता है कि उनमें पोटेंशियल है। और पिछले 3-4 चुनाव का डेटा वो निकाल के देख रहे हैं कि कब उनका कितना वोट आया, खासतौर से 2012 और 17 में अगर उनको वहां पे वोट वोट मिला, क्योंकि 2022 उनका बहुत अच्छा नहीं गया था, बल्कि बहुत खराब गया था, कहा जाए अच्छा तो क्या ही गया। तो हम्म। 2017 और 2012 के आधार पर जो है वो लिस्ट अपना तैयार करेंगे और वो सीटें मांगेंगे समाजवादी पार्टी से 120-110 के करीब। और इधर समाजवादी पार्टी 40-50 के ऊपर जाना नहीं चाहती। तो दोनों पार्टियां 50 और 120 के बीच में जो भी मार्क होगा उस तक पहुंचेंगी। कांग्रेस की कोशिश है कि 80 लोकसभा सीटें हैं तो कम से कम 80 विधानसभा सीटें कांग्रेस को मिले। यूपी में 75 जिले हैं तो 75 से 80 सीटों के बीच में कांग्रेस को मिल जाए तो ठीक रहेगा। समाजवादी पार्टी 50 से ऊपर किसी कीमत पे जाना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी, बात हम्म। सही है जो बात अभी कुछ समय पहले रजत ने भी उठाई थी, कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो कांग्रेस पहले उनको विनिंग सीट के बारे में बताए कि किन किन सीटों पर वो क्या समीकरण है, कहाँ पर क्या उम्मीदवार वो उतार सकती है, पहले ये बताए।
तो कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा ऐसी सीटें है ही नहीं बताने को, गिनती चुनी 25-30 सीटें होंगी जहां कांग्रेस अपने समीकरण गिना पाएगी। तो कांग्रेस की स्थिति यूपी में बिल्कुल अच्छी नहीं है। और भले वो बार्गेनिंग की बात करती हो कि अब समाजवादी को हमारी जरूरत है, टीएमसी का हाल देखिए, ये है वो है, तो मैं फिर कहूँ कि हम्म। बंगाल की स्थिति अलग थी, यूपी की स्थिति अलग है। यूपी में हाँ। कांग्रेस के पास बहुत कुछ नहीं है अभी मांगने को, लेकिन मांगेगी तो जरूर। लेकिन मुझे लगता है हम्म। कि बीच का रास्ता जरूर वो तो निकलेगा। हम आएंगे। 8 जून को जब बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें वायरल हुई और जो बात सामने आई कि अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ा दिल दिखाइए, राहुल गांधी ने कहा मुझे स्टेट यूनिट की बात भी सुननी पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राहुल गांधी क्या चाहते हैं? मेरे ख्याल से देखिए, राहुल गांधी निश्चित तौर पे चाहेंगे आज की स्थितियों में, अगर अगर आप वैसे कहें कि राहुल गांधी, ये तो थोड़ा सा ऑफ रिकॉर्ड वाली बात हो गई। ऑफ रिकॉर्ड राहुल गांधी कांग्रेस को यूपी में मजबूत देखना चाहते थे, देखना चाहते हैं। यानी कि वो हम्म। चाहते हैं कांग्रेस अकेले दम पर मजबूत हो। लेकिन राहुल गांधी खुद भी 2029 में प्रधानमंत्री उन्हें बनना है। और वो अलायंस के बिना मतलब जो कांग्रेस की परिस्थितियां हैं नहीं कि वो हम्म। अकेले दम पे पूरे देश भर में सरकार ले आए। तो इसलिए अब केंद्र में जो स्थितियां हो रही हैं उसको देखते हुए राहुल गांधी की मजबूरी है अलायंस में जाने का। और अलायंस, क्योंकि अकेले जाके 2022 में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़के देख लिया, है जी। ना। तो 24 में अलायंस में गए, कम से कम 6 एमपी तो बन के आए। अगर अकेले जाते तो हम्म। क्या आते 6 एमपी, है ना। भले ही हम्म। समाजवादी के भी हम्म। इतने नहीं आते, लेकिन कांग्रेस के भी नहीं आते। तो हम्म। इसलिए अलायंस अब दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा मजबूरी है। भले ही समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हो कि हमारी कोई मजबूरी नहीं है अलायंस करना, हमें अलायंस की जरूरत नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो स्थितियां हैं, बंगाल में जो स्थिति है हुई और बाकी राज्यों में जो स्थिति हुई, आपको अलायंस में जाना ही पड़ेगा, यही ऑप्शन है। बस ये कि आप कांग्रेस जितनी सीट भले ही मांगे, लेकिन आप अपने हिसाब से, समाजवादी पार्टी इसमें एक बिगर पार्टनर है, तो समाजवादी पार्टी ही तय करेगी किसको कितनी सीट मिलनी है। लेकिन ऐसा रास्ता निकल आए कि एक तरीके से कोई डिफरेंसेस भी ना बढ़े और दोनों हम्म। पक्ष सेटिस्फाई हो जाए, इसको लेके कोशिश है। तो मुझे अपना ऐसा लगता है कि ये रास्ता 70-75 सीटों के आसपास निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा, किस सीट पे किसको लड़ाना है, जो देखा जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला जो मुझे लग रहा है 60 से 70, 75 के बीच में ये ये तय बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। लेकिन चूंकि आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया और उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीतिक डेवलपमेंट्स में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में कांग्रेस पार्टी के नजरिए से प्रियंका गांधी की दिलचस्पी भी दिखती है और उनका से भी रहता है। क्या इस 2027 के चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का भी कोई प्रियंका गांधी की तरफ से भी कोई संदेश है? क्या वो चाहती हैं? क्या वो इस चुनाव पर में उनकी कोई दिलचस्पी है? ये देखिए, प्रियंका गांधी की दिलचस्पी यूपी में अभी तक तो थी, लेकिन पिछले 6-8 महीने से जब से उनकी टीम में, कोर टीम में उनके रिशफल हुए हैं, उनके जो कोर लोग यहाँ पे यूपी का कैंपेन देख रहे थे उनमें से कुछ लोग अब उनके टीम में नहीं है, या है तो एक तरीके से कहा जाए तो साइड। तो अब जब से वो चीजें हुई हैं तब से प्रियंका गांधी ना यूपी आ रही हैं। आ तो वह खैर काफी टाइम से नहीं रही थी, लेकिन यूपी के मैटर्स में बहुत इन्वॉल्व नहीं हो रही। और ये चुनाव अलायंस में लड़ना है। जहां तक मुझे लगता है, अगर प्रियंका गांधी की चली तो अभी काफी रिशफल कांग्रेस के अंदर हो जाएंगे, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों बदल सकते हैं, तो कम से कम एक तो हुँ, बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन अगर प्रियंका गांधी की नहीं चली, यानी प्रियंका गांधी ने बहुत दिलचस्पी नहीं हुँ, दिखाई, जैसा केसी वेणुगोपाल और बाकी नेता तय करते हैं और राहुल गांधी को जो सजेशन देते हैं उस हिसाब से चीजें हो जाती हैं, तो जैसा चलता आया है कांग्रेस में वैसे ही चलता रहेगा, एक आध बदलाव जरूर हो जाए। लेकिन मुझे उम्मीद है हुँ, कि प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी में कोई एक बदल सकता है अभी, और दोनों के बदलने के भी चांस है। लेकिन बदलाव कुछ होगा चुनाव से पहले एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि जातीय कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैलेंस करना जरूरी है। यूपी के कांग्रेस के प्रभारी भी जो है वो जनरल क्लास से हैं, और आपके जनरल कास्ट से हैं, और आपके प्रदेश अध्यक्ष भी और सीएलपी लीडर भी। और राहुल गांधी यहाँ पर हुँ, ओबीसी और दलित को न्याय दलित की दिलाने की बात बात करते हैं। करते हैं, है ना। हुँ, जब आप जो है सारी जातियों की बराबरी की बात करते हैं, तो फिर रिप्रेजेंटेशन आप ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं देते हैं, ये एक सवाल उठता है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कांग्रेस के यहाँ पर बदलाव हो सकता है, और अगले 15 से 20 दिन के अंदर ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी अभी एक्टिव दिखेंगी अगले कुछ दिनों में यूपी में, तो मुझे अभी संभावना बहुत नहीं लग रही। चुनाव के समय जरूर वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगी,
लेकिन प्रियंका गांधी यूपी में प्रभारी बनकर आएंगी नहीं आएंगी, इसको लेकर बहुत क्लैरिटी नहीं हम्म। है। हालांकि कांग्रेस एक तबका है वो चाहता है प्रियंका गांधी आए, लेकिन अभी प्रियंका हम्म। गांधी ने यूपी को लेकर बहुत एक्टिविटियां नहीं बढ़ाई। नहीं, ये बात हम्म। सही है। मुझे एक मजाक की बात याद, मजाक की नहीं, एक किस्सा याद आ रहा है कि प्रियंका गांधी को लेकर जो आपने कहा कि दिलचस्पी रहती है और एक तबका हमेशा रहता है कि वो आए। 2009 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली में प्रचार कर रही थी प्रियंका गांधी। हम लोग वहां कवरेज के लिए गए थे, तो उस वक्त तक सारी सीटें घोषित नहीं हुई थी। तो मैंने किसी कांग्रेस के एक नेता से पूछा कि प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ेगी क्या? तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए, मीडिया वाले तो प्रियंका गांधी को यूपी में 1999 से चुनाव लड़वा रहे हैं, और वो उनका चलता तो वो 1999 में ही चुनाव लड़ चुकी होती। तो प्रियंका गांधी को लेकर उत्तर प्रदेश में जो दिलचस्पी है, वो वाकई बहुत ज्यादा है। लेकिन जब हम गठबंधन की बात करते हैं और एनडीए गठबंधन को देखते हैं, तो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में जातीय समीकरणों का एक पूरा गुलदस्ता है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। 2027 में यानी कि जयंत चौधरी से लेकर और फिर अनुप्रिया पटेल से होता हुआ ओम प्रकाश राजभर तक और फिर संजय निषाद तक। इंडिया गठबंधन में ये सोशल इंजीनियरिंग का गुलदस्ता गठबंधन के साथियों के नजरिए से तो है नहीं, दो ही लोग हैं। क्या चंद्रशेखर जैसे नेता की कोई संभावना बनती है क्या इस नजरिए से, या अपना कुनबा बढ़ाने के नजरिए से इंडिया गठबंधन का? निश्चित तौर पे चंद्रशेखर अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं उत्तर प्रदेश में तो उससे गठबंधन का फायदा है। चंद्रशेखर का भी हम्म। फायदा है, गठबंधन का भी फायदा है, लेकिन मुझे ये होता हुआ बहुत प्रैक्टिकली इजी नहीं दिख रहा है। उसका कारण हम्म। ये है कि चंद्रशेखर ज्यादा सीटें मांगेंगे। चंद्रशेखर ने एक बार मुझसे ही बातचीत में कहा था कि जितनी सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं उतनी हमें भी दें, तो सोचा भी जाए। तो मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है? फिर समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? और हाँ। दूसरी बात है, चंद्रशेखर कम से कम 20 से 25 सीटें तो कम से उससे नीचे तो जाएंगे नहीं, 25 सीटों से नीचे। हम्म। 25 सीटें क्या समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर को ऑफर कर देगी? ना, हम्म। तो इतना आसान नहीं लगती चीजें। लगता है सीटों पे इशू फंसेगा। मान लीजिए एक आध छोटा दल और कोई इधर से आता है ना, तो फिर समाजवादी पार्टी कितने दलों को एडजस्ट करेगी? फिर वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को अब चुनाव लड़ाएगी। अगर उस आधी सीटें बांट ही देगी तो फिर कैसे उसका कैसे कुछ होगा? है ना? तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलके सीटें बांट लेंगे और उसमें से अपने अपने खाते से कौन किसके लिए क्या दे सकता है, इस हिसाब से रखेंगे चुनाव के अलायंस का फॉर्मेट, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। और बिगर शेयर हम्म। समाजवादी पार्टी का रहेगा। समाजवादी पार्टी कम से कम नहीं तो 330 335 सीटें अपने दम पे ही लड़ना चाहेगी, अपने इस सिंबल पे लड़ना चाहेगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और वही उसके बाद वही 70-75 सीटें बचती हैं। लेकिन आपने कहा कोई और छोटा दल आ जाए, तो इशारे में आपने कहा, क्या पूर्वांचल या मतलब क्या कोई और किसी पार्टी की आपको दिखता है कि खटर-पटर जो चलती रहती है एनडीए के गठबंधन साथियों में भी? भई ओम प्रकाश राजभर ने तो आजकल मोर्चा खोला हुआ है अखिलेश यादव के खिलाफ। तो आज की तारीख में तो कह नहीं सकते, बाकी कुछ भी हो। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी संभावना बनती है कोई कि एनडीए की तरफ से संजय निषाद या कोई और इधर आ जाए, या कोई इधर-उधर की अदला-बदली? नहीं, पॉलिटिक्स में तो देखिए अब जो हो रहा है खासतौर से बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में, नेवर से नो वाला हाल है। यहाँ तो कोई भी कहीं चला जा रहा है, कोई भी। मतलब मुझे लगता है कि यूपी की राजनीति तो फिर भी बेहतर है। मतलब आप ये देखिए हाँ, कि जहाँ बाकी जगहों पे जो पार्टियां चुनाव हार रही हैं वो कैसे टूट रही हैं, चाहे आप टीएमसी का हाल बिल्कुल। देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का हाल देख लीजिए। शरद शरद और पवार की यहाँ पार्टी का हाल देखिए, आप शरद पवार की एनसीपी और का हाल उद्धव देख ठाकरे लीजिए, की पार्टी का हाल देखिए। हाँ। उधर शिवसेना देखिए, यहाँ पे समाजवादी हाँ। पार्टी 9 साल से सत्ता में नहीं है, लेकिन इस तरह हुँ। से नहीं टूटी। जो कुछ होना था परिवार के अंदर वो 2017 से पहले ही हो गया था। फिर अखिलेश यादव बिल्कुल। का फुल कंट्रोल आ गया वहां उस पार्टी के ऊपर। हुँ। इवन बीएसपी हुँ। से लोग गए, चर्निंग हुई हुँ। बीएसपी से, क्योंकि बीएसपी बहुत ज्यादा पीछे हो गई है यूपी की गेम हुँ। में। इस वजह से गए, लेकिन इस तरह से ऐसा कोई नाम, मतलब शॉकिंग इस तरह से नहीं लगा। बीएसपी में जो चर्निंग हुई वो शॉकिंग नहीं रही, लेकिन जो टीएमसी और जो आम आदमी पार्टी में चर्निंग हो रही है वो वाकई बहुत शॉकिंग है। तो उससे तो हुँ। बेहतर स्थिति है समाजवादी पार्टी की यहाँ पे। तो मैं हुँ। तो ये नहीं कहूंगा कि छोटे दल जो बाकी हैं पूर्वांचल के वो भी समीकरण देखेंगे आखिरी में। और प्लस बिल्कुल। इन दलों में जो दोनों जो नेता हैं संजय निषाद हो और ओम प्रकाश राजभर हो,
इनके बच्चे सदन में कैसे पहुंचेंगे, तो हम्म। ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय रहता है ना, क्या वो इधर बह के पहुंच बिल्कुल। जाएंगे, है ना। और संजय निषाद अखिलेश यादव पे उतने अटैकिंग नहीं रहते हैं जितना राजभर रहते हैं। हम्म। हालांकि हम्म। मुझे लगता है कि अभी तो वो कल तो वो उनका विजुअल आया, झालमुड़ी वो खा रहे थे। झालमुड़ी खा रहे थे, हाँ झालमुड़ी खा तो रहे थे, नहीं, हाँ। तो राजनीति में तो यूपी के आप जानते ही हैं कि कब कोई खीर खाता है, कोई बिरयानी खाता है, कोई कुछ खाने लग हम्म। जाता है। तो यहाँ तो कुछ क्लैरिटी नहीं है, जयंत चौधरी कहते हैं कि खीर खाऊं कि बिरयानी खाऊं, फिर उन्होंने अखिलेश आखिरी में यादव खीर पूरी चुन ली। पूरी खाने चले जाते हैं। हाँ तो यहाँ तो कोई भी अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी खाने चला जाता है, तो यहाँ तो कुछ क्लैरिटी है नहीं राजनीति में, कौन किसका सगा है कौन किसका नहीं है। तो अब तो जनता भी मुझे लगता है कई बार बहुत ठगा हुआ महसूस करती होगी, लेकिन करे कि अब गिने चुने ऑप्शन है, उन्हीं में से उनको चुनना है ना। लेकिन हम्म। खैर इन सब चीजों से हटके यूपी की राजनीति पे आते हैं। मुझे लगा यूपी की राजनीति में अभी भी स्कोप है, चुनाव आते आते माहौल बनेगा, और मुझे लगता है थोड़ा सा अलायंस में रीशेपिंग हो सकती है, इसको मना आप पूरी तरीके से नहीं कर नहीं कर सकते हैं, सकते। क्योंकि बंगाल के हालात अलग थे, यूपी के हालात अलग हैं। समाजवादी हम्म। पार्टी ने 2024 में रिजल्ट अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस में दिया है, और जो यहाँ पर चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं अभी जाति के मुद्दे पर ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है या दिखा है। बाकी जगहों पर हम्म। चाहे आप असम हो, बंगाल हो, धर्म वाला फैक्टर भी था, कोई बांग्लादेश उठा ला रहा था, कोई कोई जी। फैक्टर बता दे रहा था। यहाँ पर जो है जिस हिसाब से पीडीए पर मेहनत किया है अखिलेश यादव ने, क्योंकि अखिलेश यादव हम्म। एक चीज नई और करने जा रहे हैं जो मैं इसमें ऐड कर दूं, हालांकि वो पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन उसको और हम्म। थोड़ा सा रिफाइंड वे में करने जा रहे हैं। जो उनका हम्म। पीस, जो उनका पीडीए था, जिसको उन्होंने पिछला दलित अल्पसंख्यक एक फुल फॉर्म दी थी, उसका तमाम फुल फॉर्म दी। एक जो नया उन्होंने इवेंट्स का जो एक सीरीज निकाला, प्लान डेवलपमेंट एसेंट वाला, जो एक पीडीए इवेंट्स हम्म। करते हैं जयपुर में, बेंगलोर में, उसकी सीरीज उत्तर प्रदेश में शुरू उनकी जो गाजियाबाद से होने वाली थी, वो गाजियाबाद वो पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन अब 14 जून से वो आगरा में शुरू होने जा रही है। वो अच्छा। हर मंडल में समाजवादी पार्टी विजन इंडिया पीडीए इवेंट करेंगे। इसमें इंटेलेक्चुअल्स, छोटे व्यापारी और जेनजी और यूथ को टारगेट करते हुए ये इवेंट्स होंगे। 14 जून को ये पहला इवेंट आगरा में होगा, छोटे व्यापारियों के मुद्दे पे। ये इवेंट होटल में हम्म। होते हैं, ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है, इसमें टारगेट ऑडियंस पढ़ा लिखा वर्ग है और व्यापारी वर्ग है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये भी बताना चाहते हैं कि हम केवल मुद्दे नहीं उठा रहे, केवल परेशानियां नहीं उठा रहे हैं हम्म। विपक्ष की, हम उसके हम्म। समाधान क्या होंगे हम वो भी बता रहे हैं। तो इस इवेंट में तमाम फील्ड्स के एक्सपर्ट्स आते हैं, वो अपना लेक्चर देते हैं, मतलब उनको सुना जाता है, एक पैनलिस्ट के तौर पर वो अपनी बात कहते हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव अपनी बात रखते हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। तो एक सोल्यूशन हम्म। ओरिएंटेड पार्टी भी कहीं ना कहीं बनने की कोशिश है। पिछली बार जो सीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया, कांग्रेस जनता पार्टी को, तो एक ना कहीं जेंजी को के पास भी जाने की कोशिश है। जिस हिसाब से वो लैपटॉप बांट रहे हैं, सब टॉपर्स को लैपटॉप दे रहे हैं, सत्ता में ना होने के बावजूद वो अब तक मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर लैपटॉप बांट चुके हैं, है ना। तो हम्म। ये भी एक कहीं ना कहीं यूथ को लाने की कोशिश। समाजवादी पार्टी भी एक रीशेपिंग कर रही है अपनी ब्रांडिंग। तो चुनाव यहाँ पे बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। मैं नहीं मानता अभी कि एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि वहां समीकरण दूसरे थे, प्लस बंगाल जो था वो बीजेपी की केंद्रीय टीम का चुनाव था, अमित शाह का चुनाव था वो। हम्म। यूपी कहीं ना कहीं जो है वो योगी आदित्यनाथ का चुनाव है, और इस चीज को बहुत लोग बहुत खुलकर नहीं कहेंगे, और इस चीज को आपको कोई कागज मांगेगा तो आप दे भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो राजनीतिक सर्किल्स में बात रहती है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में क्या सब चीजें बहुत स्मूथ सही हैं, बात। हम्म। मुझे तो नहीं लगता कि चीजें बहुत स्मूथ हैं। कई मुद्दों पर सीएम हम्म। का स्टैंड दूसरा होता है, डेप्यूटी सीएम का स्टैंड दूसरा होता है। डेप्यूटी सीएम के बिल्कुल। स्टैंड को सीएम की टीम चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि डेप्यूटी सीएम को केंद्र का जो है वो एक तरीके का आशीर्वाद है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर यूपी में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन संगठन के अंदर है बीजेपी के, और केंद्र हम्म। में भी लीडरशिप कहीं ना कहीं जानती है कि यूपी के अंदर थोड़ा चर्निंग अंदर है। हाँ, हालांकि केंद्र अगर उसी तरह से लग गया जैसे बंगाल में लगा, वैसे अमित शाह यहाँ पर आकर लंबे समय स्टे कर गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां हुई, तो यूपी में को भी बीजेपी बंगाल के फॉर्मेट पर ले जा सकती है। लेकिन यहाँ पर स्टेक पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का एक पॉलिटिकल भविष्य एक तरीके से कहा जाए, तो ये चुनाव जो है वो योगी बनाम अखिलेश ज्यादा अभी हम्म। तक दिखता आया है। तो इस वजह से इसको बिल्कुल। बीजेपी, केंद्रीय बीजेपी का चुनाव कहना इतना मेरे ख्याल से जायज नहीं है, इसलिए यूपी इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्योंकि यूपी में नहीं। हम्म। 2024 में जो स्थितियां बनी,
उसमें कहीं ना कहीं एक ये बात बीजेपी के सर्कल्स के अंदर है, ये बात कि क्या केंद्र और राज्य में चीजें स्मूथ थी। मुझे एक हम्म भाजपा के बहुत सीनियर नेता ने बोला, चुनाव के दौरान जब राजपूतों के विरोध वाली बात आई तो ये बात हम्म बताई गई लीडरशिप को कि आप चाहें तो इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, लेकिन हम्म वो मुद्दा नहीं सुलझाया गया और वो चीज बढ़ती गई, विरोध बढ़ता गया, जिससे और दूसरी तरफ संविधान का नैरेटिव तो चल ही रहा था। तो इतने सारे हम्म नैरेटिव होते रहे लेकिन चीजें क्यों नहीं रिजल्ट में आ पाई। तो यूपी ने जो झटका दिया उससे बीजेपी पूरी तरीके से उभर नहीं पाई है, लेकिन बीजेपी को आप ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी सीखती नहीं है, बीजेपी ने सीखा जरूर ना, है। हाँ, तो बिल्कुल बीजेपी है बिल्कुल। ना, और बीजेपी अंत तक मेहनत करने वाली पार्टी है, इसमें भी कोई हम्म डाउट नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यूपी का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। कई बिल्कुल महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के नतीजों को देखकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी 2024 के अपने नतीजों को, जैसे जिसे कहते हैं ना कि एक मिशन के तहत गलत साबित करते हुए, राज्यों में जहां जहां उन्हें झटके लगे, एक मिशन के तहत उन्हें गलत साबित करते हुए अपने चुनावों को बीजेपी ने लड़ा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है बीजेपी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। एक आखिरी सवाल मायावती को भी मैं लेकर आपसे करना चाहता हूं। पिछले दिनों मायावती को लेकर जो कांग्रेस के नेता गए उस पर बड़ी खबरें हुई, और मायावती अभी भी, कल भी मायावती की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी तक से बात की और इस बात पर उन्होंने अंडरलाइन किया कि हम गठबंधन में नहीं जाएंगे। मायावती कहाँ खड़ी हुई हैं इस चुनाव के अंदर, खासतौर पर जब ये गठबंधनों का चुनाव नजर आ रहा है? ये गठबंधनों का चुनाव नजर आ रहा है तो अभी तो तीसरे नंबर पे ही खड़ी हुई है। मतलब अगर आप हम्म बात करें तो चुनाव जब आर पार का हो गया है और जहाँ एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है तो बीएसपी की बारी इसके बाद ही आती है। अब वो कुछ हम्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर ले जाए बीएसपी, मिरेकल कर ले जाए बीएसपी, तो बात अलग है। टिकट भी जिला स्तर पे पहले से घोषित होने का चल रहा है। करीब 2 दर्जन से ऊपर के लोगों को बोल दिया गया, टिकट भी जिला स्तर पे घोषित हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है दिस इज नॉट इनफ जब तक आप नैरेटिव के हम्म अंदर नहीं दिखोगे। बीएसपी के साथ सबसे हम्म बड़ी दिक्कत यह है कि बीएसपी के लोग कहते हैं कि उन्हें मीडिया कवरेज नहीं मिलता, उन्हें इतना लाइमलाइट नहीं मिलती, इसलिए जनता तक उनकी बात नहीं पहुंच पहुंच पाती है। लेकिन उनके पास कवरेज के लिए क्या कभी कोई उनकी तरफ से कोशिशें होती हैं? क्या कम्युनिकेशन, उनकी तरफ कोई ऑफिशियल प्रवक्ता भी नहीं है जो अपनी बात रख पाए। हम्म अगर पार्टी से जुड़ी कोई फेक न्यूज फैल रही हो तो उसको भी कंडेम करने के लिए मायावती को ही ट्वीट करना पड़ता है ना। तो हम्म दिक्कत यह है कि जब क्या पूरी टीम एक यूनिट के तौर पे काम नहीं करेगी, पूरा एक नैरेटिव में नहीं दिखेगी। मुझे तो लगता है कि अभी भी बीएसपी खड़ी हो सकती है, बीएसपी में बहुत पोटेंशियल है। बीएसपी ऐसी पार्टी है जो किसी अलायंस में आ जाए तो कब खड़ी हो जाए पता ही नहीं, मतलब इतना वोट एड ऑन कर सकती है। लेकिन अकेले बिना नैरेटिव के लड़ना बहुत टफ है। आप सिर्फ वोट कटर के तौर पे रह जाते हो, आप 2 4 8 सीटें जीत भी जाओ, लेकिन आप जब तक हम्म नैरेटिव का हिस्सा नहीं बनोगे, आप बीजेपी के खिलाफ मुखर नहीं रहोगे, अग्रेसिव बहुत ज्यादा नहीं रहोगे, या फिर आप जो अग्रेसिव उसके साथ नहीं होगे। जैसे बीजेपी, जैसे बसपा के सबके को लगता है कि भाई समाजवादी भी अग्रेसिव नहीं है बीजेपी के हम्म खिलाफ तो है, लेकिन वो कम से कम कांग्रेस के साथ तो राहुल गांधी तो अग्रेसिव है। कांग्रेस वो कम से कम एक दर्शकों को, मतलब एक तरीके से जनता को एक मैसेज तो दे रही है कि जो सबसे अग्रेसिव है बीजेपी के खिलाफ यानी कि राहुल गांधी खुद, अखिलेश यादव तो उसी के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं ना। जी। तो कम से कम मैसेज दे रही है ना, जो बीएसपी मैसेज नहीं दे पाती, ये बीएसपी हम्म मुझे लगता है कि इसीलिए बीएसपी अभी मैं नहीं मानता कि जो है कोई मिरेकल करने जा रही है। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो ये राजनीतिक घटनाक्रम है ये लगातार बढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि युवाओं का एक बड़ा प्रदर्शन 12 जून को लखनऊ में होने जा रहा है, और युवाओं की नाराजगी एक पूरे देश में एक ऐसा विषय है जो लगातार उभर कर सामने आ रहा है। और चुनाव की शक्ल में ये उत्तर प्रदेश में सरकार के लिए, जो सरकार सत्ता में है, नाराजगी उसी को झेलनी पड़ती है। उनके लिए ये एक चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी एंट्री मारते हुए बहराइच में 14 जून को एक रैली करने जा रहे हैं, और वहां पर उनके जो कार्यक्रम हैं वो साफ दिखाते हैं कि किसी ना किसी शक्ल में सुर्खियां बटोरते हुए वो नजर आएंगे। यानी आने वाले दिनों में ये राजनीतिक घटनाक्रम और तेज होंगे, जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी और उन्हें आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे, और उनका चुनावों पर क्या असर होने वाला है इसको जानने की, समझने की हम कोशिश करते रहेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।